हेलो, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में स्वागत करता हूं। ऐसा करते हुए मैं अपने में आपको स्वयं को देख पा रहा हूं। हम मानवता की संपूर्ण समझ के क्रम में हम आज 18वें लेक्चर में हैं, जिसमें सह अस्तित्व को विभिन्न कुछ अन्य आर्डरों के साथ, जो 4 आर्डर हैं, उनके साथ समझने की प्रक्रिया में है। और इस जो निरंतरता में चलने वाला अस्तित्व है, इस अस्तित्व में मानव की क्या भूमिका है, इसको समझने का आज प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि आप जुड़े हैं मुझसे, मेरे सभी लेक्चरों को देख रहे हैं और ऐसा देखने पर ही समझ पाएंगे, समझने के बाद जी पाएंगे, तब एक मानव के संपूर्ण समझ की प्रक्रिया में हम कामयाब हो पाएंगे। वरना हमारी जो आज की स्थिति है, हम इसी स्थिति में रहेंगे। देखना है हमको, थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम है, देख लेता हूं मैं इन सब चीजों को। और इस समझने की प्रक्रिया में जब भी मैं आगे चलता हूं, तो जब भी मैं इन देखने की प्रक्रिया में आगे चलता हूं, इसकी जो पहली कड़ी है एग्जिस्टेंस को समझने के लिए, पहले इसको देख लें। जब भी मैं अपने किसी लेक्चर की शुरुआत करता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि मैं हूं, मेरा शरीर है। दोनों अलग अलग एंटिटी है। जहां मैं सुख और समृद्धि की निरंतरता को चाहता हूं, वहीं हमारे शरीर की आवश्यकता अलग है, रोटी, कपड़ा और मकान, या और सुविधाओं की वस्तुएं। इस मैं और मेरे शरीर में मैं ही प्रधान हूं। मुझे ही सुख और समृद्धि चाहिए, और उसको पाने के लिए शरीर को मैं केवल साधन मात्र मानता हूं। जब मैं पूरे शरीर को केवल साधन मात्र ही मानता हूं, तो मैं शरीर के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी मेरी है। चलिए, इतनी बात को तो मैं समझ गया हूं। चलता हूं मूल रूप से आज के। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मानवता की संपूर्ण समझ को समझने के लिए हम काफी गहराइयों तक उतर चुके हैं। यह 18वां लेक्चर बताता है कि हम काफी कुछ चीजों को समझ गए हैं। इस समझने की कड़ी में मैं ये तो मान गया हूं और कई बार कहा हूं कि अस्तित्व ही अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस। ये जो एग्जिस्टेंस ही है वही को एग्जिस्टेंस है। इसी को एग्जिस्टेंस को समझने के लिए हम लोग चल रहे हैं। और देखें, थोड़ा सा इस फिगर को कम कर दिया जाए, टेक्निकल प्रॉब्लम को मिटा दिया जाए, तभी कुछ हो पाएगा। देखता हूं मैं, हाँ, तकनीकी समस्या दूर हुई है, जुड़ता हूं फिर। और जो ये अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, जिसको एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू यूनिट सबमर्ज्ड इनटू स्पेस, जो ये अस्तित्व है, यह वास्तव में अस्तित्व है।
इसको पिछले ही लेक्चर में हमने इस पे व्यापक चर्चा की थी। और ये जो अस्तित्व में जो ये अस्तित्व है, यह दो भागों में बटा हुआ है, एक इकाई है और एक अनंत है, शून्य है, स्पेस है, यूनिवर्स है। यूनिट कौन है, एक बार पुनः मैं बता दूं। यूनिट यहां 4 ऑर्डरों में है। एक है निर्जीव, दूसरा है वनस्पतियां, तीसरा है जीव और चौथा है मानव। ये चारों इकाइयां हैं और ये जितनी संख्या में है, ये सारी इकाइयां हैं। कितने प्रकार के निर्जीव चीजें हैं, किन से बने हैं, कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बिगाड़े जाते हैं, इनकी जो चर्चा है। वनस्पतियां कितनी प्रकार की हैं, जीव कितने प्रकार के हैं, और उस जीव में जो ज्ञानावस्था प्राप्त मानव जो है वो कितनी संख्या में है। ये सारे इकाइयों के रूप में है और ये सारे मटेरियल है। जब मटेरियल है तो फिजिक्स का होने के कारण मैं कह रहा हूं कि मटेरियल की डेफिनेट साइज होती है अगर सॉलिड है तो इनकी साइज जो है सीमित है, क्रियाशील भी है, ये इनकी अपनी स्वयं की व्यवस्था भी है और इस ब्रह्मांड में रहते हुए ऊर्जित भी है। और यह एक इकाई दूसरी इकाइयों के साथ अपने संबंधों को पहचानता भी है और निर्माण भी करता है, जितनी भी इकाइयां हैं। और ये इकाइयां हैं कहां, इस ब्रह्मांड में डूबी और भीगी हुई है। जो ब्रह्मांड की सीमाएं हैं, जिसको शून्य कहा जाता है, शून्य का मतलब जीरो से मत समझिएगा, शून्य वाला मैथमेटिक्स का। इसकी जो सीमाएं हैं वो अनंत है सभी संभव दिशाओं में। और मैं मानूं कि आइंस्टीन की थियरी से कि सबसे तेज चलने वाला इस ब्रह्मांड में लाइट है, तो इसकी सीमाएं इतनी दूर हैं कि जब से यह ब्रह्मांड बना हुआ है और तभी से वहां से लाइट चली और अंतिम सिरों तक नहीं पहुंच पाई। तो यह ब्रह्मांड की सीमाएं अनंत, ऐसा माना जाता है। इसकी ब्रह्मांड की शून्य की स्पेस की कोई क्रिया नहीं है, लेकिन इस शून्य की भी अपनी व्यवस्था उपलब्ध है। क्या व्यवस्था है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में मैटर और एनर्जी है, द्रव्य है और ऊर्जा है, इसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो जो मैटर और एनर्जी है, उसमें जो एनर्जी बड़ा भाई है उसको इक्विलिब्रियम में रखा है। यह ट्रांसपेरेंट भी है, ट्रांसपेरेंट एंड ऑल रिफ्लेक्टिंग। इस एग्जिस्टेंस में इकाइयां हैं और ये इकाइयां कहाँ हैं, ब्रह्मांड में है। अब इकाइयों को हम देख लें। ये इकाइयां दो तरह की हैं, एक मटेरियल है और एक चेतना है। जो मैटर है वो टेम्पोररी है, तात्कालिक है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि पहाड़ है, तो ये पहाड़ परमानेंट नहीं है। पहाड़ जो बना हुआ है, जो पत्थर है, वह किन्हीं दो या दो से अधिक परमाणुओं के केमिकल कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप बना हुआ है। एक मॉलिक्यूल का फिर डिजाइन है। जो ये पत्थर की प्रॉपर्टी है वो डिपेंडेंट है कि किस तरह के एटमों से बना है, उसके मॉलिक्यूल की डिजाइन क्या है, और वह मॉलिक्यूल मिल के पूरे मैटर की डिजाइन को कैसा बनाया है, यह उस पे है, यह उसकी रचना है। समय के साथ इसकी विरचना भी होगी या डिकम्पोज भी होगा, इसकी अपनी उम्र होती है। हमारी उम्र निश्चित है,
जहां तक का इतिहास जानते हैं ये निश्चित है। ऐसे ही इनके बनने का उम्र निश्चित है। जब इनकी उम्र समाप्त हो जाएगी तो फिर ये बिगड़ जाएगा। इसके अंदर रचना और विरचना का खेल चलता है। ये मत माने कि जब से ये पृथ्वी बनी थी तभी से ये पहाड़ था यहाँ, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी ये पहाड़ यहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। मैटर कंपोजिंग और डिकम्पोजिंग होता रहता है। सोडियम का क्लोरीन से क्रिया होता है, हाइड्रोजन का क्लोरीन से होता है तो हाइड्रोक्लोराइड, और सोडियम का क्लोरीन से होता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। फिर कुछ दिन बाद ये टूट के अलग हो जाता है। तो रचना विरचना का खेल कब और किन परिस्थितियों में होगा, अगर वो कंडीशन हम अप्लाई कर दे तो वो भी हो जाएगा, और करते भी हैं हम लोग। तो ये जो मटेरियल है ये दो ऑर्डर में है, फिजिकल ऑर्डर और बायो ऑर्डर में। जो फिजिकल ऑर्डर क्या है, निर्जीव की अवस्था क्या है, पदार्थ की अवस्था क्या है। पदार्थ की जो बेसिक यूनिट है परमाणु, एटम, एटम से मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल का फिर मॉलिक्यूलों का समूह मिलकर स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है, तो मैटर का एक डिजाइन दिया है। इससे लंप और फ्लूइड बना हुआ है, और इसकी उल्टी प्रक्रिया भी होती रहती है। फिर ये लौटता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, मॉलिक्यूल में, एटम में। दिस इज ए साइक्लिक, दिस द प्रोसेस ऑफ कंपोजिशन एंड डीकम्पोजिशन। रचना और विरचना का जो प्रक्रिया है मैटर के अंदर, दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस, ये चलता रहता है। इसी साइक्लिक के फ्लूइड में अगर ये प्राणावस्था कोसा डाल दिया जाए, इस सेल का निर्माण हो जाता है। यह बायो ऑर्डर है, इसी सेल से प्लांट बना हुआ है। अभी ये अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसमें होती है, और यह रेस्पिरेशन भी करता है। लेकिन इसके अंदर जीने की लालसा नहीं होती, इसमें नहीं होती है। दिस इज अ बायो ऑर्डर, क्रॉनिक ऑर्डर इट इज कॉल्ड। इसमें भी ग्रोथ होता है, और जब इसकी लाइफ समाप्त हो जाती है तो डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया एक समय के बाद इसके अंदर भी शुरू हो जाती है। अब इसी में अगर चेतना आके मिल जाए, चैतन्यता की स्थिति, यह मय है, जीवन है, चेतना है, तो यह एनिमल ऑर्डर हो जाता है, प्राणावस्था। अब इसके अंदर मय आ जाता है, इसके शरीर में मैटर में जीवात्मा आ जाती है। अब इसके जीने की आशा इसके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके अंदर नोइंग एंड एज्यूमिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चैतन्यता की। इनकी सबकी हर यूनिट की अपनी अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है। जितने भी जीव लेंगे सबकी विशेषताएं अलग हैं, लेकिन सबके अंदर मैं सब जीने की आशा है। ये वो नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग की प्रक्रिया इनके अंदर होती है। ठीक है, इससे जब आगे चलते हैं ह्यूमन बॉडी, इसमें जो ह्यूमन आर्डर है, इमेजिंग और एनालाइजिंग की स्थिति जब आ जाए, ज्ञान की अवस्था आ जाए, तो ये मनुष्य बन जाता है इस चेतना में। इसके अंदर मैं है, जीने की भी आशा है, सुख और समृद्धि की अवस्था में जीने की आशा है, सिर्फ इसी को चाहिए। एक क्षण के लिए दुख में नहीं जाना चाहता है। जब भी ये दुख में जाता है, दुख से बाहर निकलने का ये प्रयास करने लगता है। यही जो है, इसी मानव के अंदर ज्ञान की अवस्था, राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? लिविंग विथ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग एंड राइट थॉट।
नौ भाव के साथ, सही विचारों के साथ, जिसकी चर्चा पिछले लेक्चरों में की जा चुकी है। जो नौ भाव विश्वास से शुरू होता है और प्रेम पे समाप्त होता है। यह प्रामाणिकता के साथ जीना जाता है। अब निश्चित कंडक्ट इसका होता है, कंडक्ट कंप्लीटनेस, डेफिनेट ह्यूमन कंडक्ट। इसके आचार विचार में पूर्णता होती है, अगर ये मानव है तो, ज्ञान की अवस्था में है तो। निश्चित मानवीय आचरण होता है। यह निश्चित मानवीय जो आचरण होता है, इसमें ये जीता है और ये विकास की प्रक्रिया है। ये साइक्लिक नहीं होती कि एक बार वो ज्ञान की अवस्था पाएगा फिर उल्टा चला जाएगा। जो बायो ऑर्डर और फिजिकल ऑर्डर की चीजें हैं जो साइक्लिक होती हैं, ये मानव में नहीं। ये नॉन साइक्लिक है, प्रक्रिया होती है। इसको देखा जाए, जब हम मानव की ज्ञान अवस्था को देखते हैं तो मैं ये छोटा वाला देखना बहुत जरूरी है। इस छोटे वाले को दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं इस स्लाइड को बड़ा कर देता हूं। देखें, इसको देख पाएंगे, फिर जरूरत पड़ने पर इसको छोटा मैं कर दूंगा। इसको जरा सा इस साइड में कर दूं। ये जो प्रक्रिया है हमारी, जो देखने की प्रक्रिया चल रही है हमारी, किया जाए, जो ये ज्ञान की अवस्था को देख रहे हैं तो इसको जरा सा देख लें हम। एक बार इसको 1%, 10% और बड़ा कर दूं। ये देखिए जो प्रक्रिया होती है ज्ञान की अवस्था, इसकी साइकिल की, इस साइकिल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जो मानव के अंदर होता है ज्ञान की अवस्था में, उसकी इच्छा विचार आशा होती है। इस इच्छा विचार आशा में ये जो पीला और पर्पल है, येलो और पर्पल कलर में है, B2 से B1 के ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्थिति है, चयन, विश्लेषण और इमेजिंग की प्रक्रिया मैं के अंदर होती है, मानव के अंदर। तो ये टेस्टिंग, कंपेयरिंग चलता है, तब ये गाइडेड होता है। जब ये गाइडेड होता है तो चिंतन, डिटर्मिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, अथेंटिकेशन और रियलाइजेशन जब होता है, रियलाइजेशन किसका? अस्तित्व का। जब ये गाइडेड होता है, इस प्रक्रिया में चलता है, ये सेल्फ द्वारा होता है और ये प्री कंडीशनिंग और मान्यताओं से बाहर निकल जाता है। ये जो पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है, जस्ट इसको रिवाइज कर रहे हैं। जो नए व्यूअर हैं, ये पिछले लेक्चरों को जरूर देख लें, तभी समझ पाएंगे इस बात को। तो इसमें जो है B2 से B1 में जब गाइडेड होते हैं, जब हम नेचुरल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड होते हैं तो हम गाइडेड हैं। तब हम ज्ञान की अवस्था, राइट अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं। और जब हम प्री कंडीशनिंग में होते हैं, मान्यताओं में वो चलते हैं, तो हम अनगाइडेड होते हैं। तब की स्थिति नहीं है। तो हम जब एनालाइजिंग और कंपेयरिंग, विश्लेषण और तुलना की बात करते हैं, जो हमारे अंदर डायनामिक और स्टैटिक क्रियाएं हैं, इसमें कोई डिस्टेंस, हार्मोनी, जस्टिस क्या है, इसकी तरफ गाइडेड होते हैं। हमारा हेल्थ, प्रॉफिट क्या है, HB क्या है, उसको समझ पाते हैं। तब हम उसका चित्रण करते हैं, इमेज बनाते हैं अपने अंदर। तो चिंतन शुरू होता है। चिंतन किसका होता है? बड़ी व्यवस्था में भागीदारी को लेकर। तब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है मानव की तरफ जाने का, अस्तित्व को समझने की तरफ। और जब हम संकल्प के साथ ज्ञान का बोध होता है हमारे अंदर, तब हम हारमोनी में प्रकृति के साथ रहने की व्यवस्था को समझ पाते हैं। और तब मैं प्रामाणिकता के साथ अनुभव करता हूँ स्वास्थ्य में जीने की। जब यहां तक मैं पहुंच जाता हूं तो मैं शरीर के साथ जो कार्य करता हूं, शरीर और मैं के साथ कार्य होता है। जब मैं दूसरे मानव के साथ काम करता हूं तो ये मेरा व्यवहार कहा जाता है। और जब उसके साथ मैं काम करता हूं म्यूचुअल फुलफिलमेंट के भाव से,
के भाव को, उसको समझ पाता हूँ, उसके मैं को, उसकी मेरे से क्या आवश्यकता है, मेरी उसकी क्या आवश्यकता है, इन चीजों को मुझ समझता हूँ, एक दूसरे की आवश्यकताओं के प्रतिपूर्ति में चलता हूँ, म्यूचुअल फुलफिलमेंट का भाव जब करता हूँ तो उभय सुख की अनुभूति होती है और अखंड मानवीय समाज की तरफ चलता हूँ। और जब मैं शेष प्रकृति के साथ ये कार्य करता हूँ, शरीर का कार्य करता हूँ अपने मटेरियल से, तो देखिए दूसरे के साथ, रेस्ट ऑफ नेचर के साथ, तो इसमें वनस्पतियां, जीव और निर्जीव सभी आते हैं, तो हम उभय सुख की प्राप्ति होती है, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का भाव होता है। और ऐसा करते हुए हम बड़ी व्यवस्था में, पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनते हैं। और जब बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनते हैं तो जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तब फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन गोल, मानव लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते हुए सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की तरफ चलते हैं। तब मुझे अस्तित्व का ज्ञान होता है। देखें, समझें, जांचें और परखें। जब तक इसको देखें, समझें, जांचें और परखों में नहीं समझ पाएंगे, तब इसकी व्यवस्था को हम नहीं समझ पाएंगे। देखिए, अस्तित्व है और मानव है। अस्तित्व एग्जिस्टेंस है, जिसमें इकाइयां हैं और शून्य है। शून्य मतलब पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो स्पेस है, जो जगह है। तो अस्तित्व और सअस्तित्व के रूप में नित्य वर्तमान है। अस्तित्व क्या है, सअस्तित्व है। सअस्तित्व क्या है, सबके साथ हारमोनी में रहना, चारों लेवल की, श्रम के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, तीन हो गया। प्रकृति के साथ, प्रकृति में किसके साथ, वनस्पतियों के साथ, जीवों के साथ और निर्जीवों के साथ। मानव का होना भी स्वास्थ्य पूरक है। मानव स्वास्थ्य में अविभाज्य है, इससे बाहर निकल ही नहीं सकता, क्योंकि सुख और समृद्धि की निरंतरता इसको ही चाहिए। तो जब तक इसको स्वास्थ्य का इनके साथ ज्ञान नहीं होगा, म्यूचुअल फुलफिलमेंट का भाव नहीं होगा, एक दूसरे की प्रतिपूर्ति नहीं करेंगे जरूरतों की, तब तक यह सुख और समृद्धि की अवस्था को प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो इस अनडिवाइडेड इंटिटी है मानव, बिना इसके तो कुछ संभव होता ही नहीं। ये कंप्लीटनेस ही नहीं है एग्जिस्टेंस का। यही है जो अस्तित्व में सबको रखने में सहायक है, और आज यही सबसे बड़ा विध्वंसकारी है। अस्तित्व के स्वरूप में जो शून्य में संतृप्त इकाइयां हैं, इसमें ये वर्तमान है, हर देश काल वातावरण में यह बना रहता है। इकाइयां जो भी हैं, मानव हर काल में रहेगा, जानवर हर काल में रहेगा, वनस्पतियां हर काल में रहेंगी, पदार्थ हर काल में रहेगा। इसे हमें बनाना नहीं है, ये याद रखें। ये तो रहेगा और ये कहीं जाने वाला नहीं है। हमको क्या करना है, जब सब लोग रहेंगे ही, इसको मैं बना भी नहीं सकता, तो देखें, तो हमको करना क्या है, इस बड़ी व्यवस्था में भागीदार बनना है, अस्तित्व के साथ रहते हुए, सबके साथ, सबके संबंधों को पहचाने, सबके संबंध आवश्यकताओं को पहचाने एक दूसरे के, और प्रतिपूर्ति में भागीदार बने, तभी हम सुख और समृद्धि की अवस्था में प्राप्त कर पाएंगे। अब मानव को करना क्या है, केवल दो काम, स्वास्तित्व को समझना है, क्योंकि स्वास्तित्व ही अस्तित्व है, और स्वास्तित्व पूर्वक जीना है। और ऐसा अगर मैं कर पाया
तभी मैं सुख और समृद्धि की निरंतरता को प्राप्त कर। अगर मैं ऐसा कर पाया तभी मैं इसको समझ पाऊंगा। ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए इन दोनों बातों को करना तो सिर्फ हमें इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भटके कहाँ हैं? यही भटकना ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। देखते हैं, आगे चलते हैं। अब सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इन प्रश्नों को दिमाग में लाना पड़ेगा। अस्तित्व में मेरी भागीदारी क्या है? व्हाट इज माई रोल इन एग्जिस्टेंस? जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक कुछ नहीं है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन, जो हमारा कंटेम्पलेशन है, ह्यूमन सेंट्रिक चिंतन है, मानव केंद्रित चिंतन, ह्यूमन सेंट्रिक कंटेम्पलेशन, यह एग्जिस्टेंस में इसका अस्तित्व मूलक है, एग्जिस्टेंस बेस्ड है, क्या है इसको समझना पड़ेगा। देखिए फिर हमको देखना पड़ेगा कंटेम्पलेशन ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एग्जिस्टेंस। इस अस्तित्व में मानव का रोल क्या है इसका चिंतन करना पड़ेगा। देखें दो चीजें हैं, समझने वाली बात है। एग्जिस्टेंस बेस्ड, अस्तित्व पर आधारित मानव केंद्रित चिंतन, हमारा जो चिंतन हो वो अस्तित्व बेस्ड हो। दूसरा, इसी बात को घुमा के कैसे किया जा रहा है? क्योंकि हमें ही, मैं ही सबसे ज्ञानी हूं पूरी व्यवस्था में, तो कंटेम्पलेशन ऑफ रोल ऑफ ह्यूमन, जो मानव का की भूमिका है चिंतन में, वह किसमें अस्तित्व में, इसको समझना पड़ेगा। देखिए इसको करना पड़ेगा। सस्तित्व क्या है इसकी स्पष्टता ज्ञान है। सस्तित्व के अर्थ में भाव और विचार को सुनिश्चित करना, इसको परस्परता में कैसे जीना है, ये इसका समाधान है। तो ज्ञान और समाधान दोनों अलग चीज है। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जिस्टेंस, अगर समझ गए तो ये ज्ञान है। टू इंश्योर द फीलिंग एंड थॉट ऑफ एग्जिस्टेंस, ये रिजोल्यूशन। जब नो भाव को समझ गए, राइट अंडरस्टैंडिंग को समझ गए, इन चीजों को जब हम समझ जाते हैं, इस समझने के भाव में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा करते हुए जब विचार और प्रक्रिया में चलते हैं तो हम समाधान रेजोल्यूशन की प्रक्रिया में देखें। इन चीजों को करने के लिए हमको चलना पड़ेगा। देखें मानव के साथ अस्तित्व पूर्वक जीना ही संबंध है। आप भी रहिए, मैं भी रहूं। सारे पदार्थ जिस अवस्था में जितना जहां है, वो जरूरत के लिए बनाए गए। उनका अत्यधिक दोहन, चीजों को हटाना, अनावश्यक पहाड़ों में बड़े बड़े बांधों को बांधना, नदियों का मार्ग परिवर्तित करना, पेड़ पौधों की कटाई, जानवरों की संख्या और जातियों का संपूर्ण विनाश कर देना, ऐसा करके मैं सुखी नहीं हो पाएंगे। जिस अंधाधुंध में हम चले हुए हैं, अगर ये जान पाएंगे तभी मानव के साथ शास्त्रपूर्वक जीना, प्रकृति के साथ शास्त्रपूर्वक जीना, संबंध पूर्वक ठीक ठाक जीना ही न्याय है। परिवार से विश्व परिवार तक न्याय सुनिश्चित करते हुए जीना, ये अखंड समाज है।
देखें, पहले अस्तित्व को जाने, ज्ञान क्या है। अस्तित्व के अर्थ में भाव और विचार को सुनिश्चित करना और म्यूचुअल हैप्पीनेस में, म्यूचुअल फुलफिलमेंट में कैसे जीना, इसकी क्लैरिटी होना दिमाग में समाधान है। कैसे होगा? और जब समाधान है तो मानव के साथ अस्तित्व जीना संभव है। पहले हम मानव को देख लें। संबंध पूर्वक जीना, ठीक ठाक जीना न्याय है। और परिवार से विश्व परिवार तक न्याय सुनिश्चित करना ही अखंड समाज है। बात सिर्फ न्याय की है, अदालत के न्याय की नहीं। प्रकृति समग्र में अस्तित्व पूर्वक जीना व्यवस्था है। ध्यान से देखिए, न्याय और धर्म, जिस सत्य, न्याय और धर्म की मैं बार बार बात करता हूं, जब लोगों के साथ संबंधों में ठीक ठाक जीना, सभी मय के साथ, और तब हम स्वयं से आगे निकलेंगे, परिवार में जाएंगे, परिवार से समाज में, समाज से देश में, और फिर विश्व परिवार में। तब हम अखंड समाज की कल्पना कर सकते हैं। और एंड इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल टू द वर्ल्ड फैमिली। एक स्वयं से शुरू होकर विश्व परिवार तक अगर हम कर पाते हैं, तब हम अखंड समाज की बात करेंगे, तब हम न्याय की बात करेंगे। वरना जो न्याय आज होगा या हो रहा है, तो अदालती न्याय है। और अदालती न्याय पे कितना लोगों का विश्वास है, यह हमसे आपसे छिपा नहीं हुआ है। जब हम प्रकृति के साथ, शेष प्रकृति के साथ, जिसकी मैं बात कर रहा था, निर्जीव के साथ, नदी कहाँ गई है, किस रास्ते से गई है, इसकी जरूरत है। इस एरिया में लोहा ज्यादा है तो उस एरिया में उसकी जरूरत है। कोयला क्यों पाया गया है, क्यों है, क्या है, उसकी कितना उपभोग हम कर सकते हैं, उसकी अपनी सीमा है, उसको न छीने। पेड़ क्यों जरूरी है, क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साइक्लिक को कैसे मेंटेन करता है, एंट्रोपी को कैसे कंट्रोल करता है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करता है, इसको हमें समझना पड़ेगा, इस व्यवस्था में भागीदार बनेगा। ये जो जीव है क्यों है, इनकी परस्परता में जीने का अपना क्या है, इनकी व्यवस्था में भागीदारी क्या है, इनकी व्यवस्था को समझना और उस व्यवस्था को मानना और पालन करना। व्यवस्था पूर्वक ठीक ठाक जीना, तब धर्म शुरू होता है। पूजा करना धर्म नहीं है, नमाज पढ़ना धर्म नहीं है, चर्च में जाके प्रेयर करना धर्म नहीं है, या और जो रिलीजन चलते हैं इस दुनिया में, जिनकी अपनी पूजा पद्धति है, वो धर्म फॉलो करना धर्म नहीं है। तब परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक धर्म सुनिश्चित करते हुए जीना सार्वभौम व्यवस्था है। जब इस सार्वभौम व्यवस्था को समझ पाएंगे, तब हम को एग्जिस्टेंस इन नेचर में, तब हम स्वस्थ प्रकृति के साथ स्वस्थ में रहेंगे। तब हम फैमिली से लेके, अपनी परिवार से लेके विश्व परिवार में जा पाएंगे। तब अखंड समाज की व्यवस्था को स्वीकार कर पाएंगे। तब ज्ञान, ज्ञान से समाधान, राइट अंडरस्टैंडिंग से रेजोल्यूशन, तब अखंड समाज की तरफ हम जा पाएंगे। तब सार्वभौम व्यवस्था का सपना साकार कर पाएंगे। और ऐसा करते हुए ज्ञान समाधान को सुनिश्चित करना हमारी, हम समझ पाएंगे कि हमारी मूलभूत आवश्यकता है। और हम सही अखंड समाज, जो मानवीय व्यवस्था है, जो हमारे सुख और समृद्धि की निरंतरता में सूचक है, तब सही अर्थों में हम जान पाएंगे
जान पाएंगे तब इसमें जी पाएंगे, और तब जीने के लिए इसके समाधान का रास्ता ढूंढ पाएंगे, और खुद ढूंढ पाएंगे और दूसरों को ऐसा करने के में सहयोग कर पाएंगे। तब हम इस व्यवस्था में, अस्तित्व के व्यवस्था में जीने की भागीदारी में अपनी भूमिका को देख पाएंगे। ऐसा देखते हुए हम अस्तित्व को समझ पाएंगे, पूर्वक जी पाएंगे, समाधान को सुनिश्चित कर पाएंगे, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था मूलक समाज में जी पाएंगे, परस्परता को समझ पाएंगे, समाधान करेंगे, पूरा कहने का मतलब सहयोग कर पाएंगे, और ऐसा करते हुए हम सुख और समृद्धि की अनुभूति कर पाएंगे। देखना है, सोचना है, समझना है। सोचने और समझने से भी काम नहीं चलेगा। जब इस व्यवस्था में हम जिएंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तब हर क्षण में सजगता आवश्यक है। जीवन में मैं के प्रति स्वयं को जाने, मैं के कल्पनाशीलता के प्रति किस किन बातों का इमेजिनेशन करता है, क्या वो राइट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है या प्री कंडीशनिंग बेस्ड है, नेचुरल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड है, सहज स्वीकृति पे आधारित है कि नहीं, या मान्यताओं पे ही हम जी रहे हैं। अपनी इच्छा विचार आशा में क्या चल रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्या वो मान्यताओं पे तो नहीं है। इसको ठीक ठाक अगर चल रहा है तो उसको ठीक ठाक रास्ते पे लाना है। बाहर ठीक चल रहा है कि नहीं, अगर नहीं ठीक चल रहा है तो ठीक करने की व्यवस्था में मैं कितना सहायक हो पाऊंगा। अगर किसी मैं के अंदर नहीं है, उसके कॉन्फिडेंस को कितना मैं बढ़ा पाऊंगा, उसके बढ़ाने का मैं प्रोग्राम क्या बनाऊं, यह भी तय होना आवश्यक है। अगर यह आवश्यक नहीं है तो हम सुख और समृद्धि की निरंतरता में सहायक नहीं हो पाएंगे। निश्चित रूप से इस पूरी व्यवस्था में हमें केंद्रित करना पड़ेगा। देखें और समझें, सोचें और जागें। हम लोग देखते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। समझें, सोचें, देखें। जब तक इस पूरी व्यवस्था को देखेंगे नहीं, तब तक इस पूरी व्यवस्था में भागीदार नहीं बन पाएंगे। इसलिए देखिए और सोचिए, समझिए। इसी के साथ सभी को नमस्कार।